दोस्तों, क्या कोई ऐसा पैमाना है जिससे हम ये मेजर कर सकें कि हेल्थ केयर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है किसी देश का? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि नर्सेज और डॉक्टर की रेशियो से हम कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक अच्छे हेल्थ केयर सेक्टर में मिनिमम 85 डॉक्टर होने चाहिए आपके 1 लाख सिटीजन्स पे। इसके अलावा अगर बात की जाए नर्सिंग स्टाफ की, तो लगभग 255 नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए आपका 1 लाख सिटीजन्स पे। अब क्या भारत इन दोनों पैमानों पे खरा उतरता है? इसका जवाब है नहीं। भारत में लगभग 45 डॉक्टर मिलते हैं आपके 1 लाख सिटीजन्स पे, और नर्सेज की रेशो बात की जाए तो वो लगभग 75 है 1 लाख सिटीजन्स पे। अब इससे एक बात तो हमें पता लगती है कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ कमियां तो हैं। अब इन कमियों को दूर करने के लिए नीति आयोग लेके आता है एक कॉम्पिटिटिव मॉडल, जहां पे ये रिलीज करते हैं हेल्थ इंडेक्स को। आए साल ये हेल्थ इंडेक्स रिलीज होता है और इस साल इसका चौथा एडिशन पब्लिश हुआ है। अब ये एडिशन आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, आइए इसे समझते हैं। देखिए, बात की जाए यूपीएससी एग्जाम की, तो लगभग आपको हेल्थ सेक्टर से क्वेश्चन हर दूसरे साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूपीएससी इंडेक्सेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछती है, जैसे यहां पे आपसे पूछा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। उसके अलावा यूपीएससी मेंस में भी आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वजह से ये जो आपका सेक्टर है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आज हम जानेंगे कि इस सेक्टर में किस तरह की कमियां हैं और हम उन कमियों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। साथ के साथ हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं जिससे वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं इस हेल्थ केयर सेक्टर को। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम आपके लिए लेके आए हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स बैच, जो केवल उन बच्चों के लिए है जो 2022 का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और थोड़े समय में अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक टाइम बाउंड मैनर में आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, और ये आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है। इस कोर्स के लिए एडमिशन खुले हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। आइए आगे बात करते हैं। अभी रिसेंटली नीति आयोग ने अपने हेल्थ इंडेक्स को रिलीज किया है, जो कि 4th कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है आपके हेल्थ सेक्टर के बारे में। ये आपकी असेसमेंट रिपोर्ट है 2019-20 के लिए, और यहाँ पे जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है इसके लिए नीति आयोग हेल्प ले रहा है वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। इस रिपोर्ट में चौथे साल लगातार केरला ने टॉप किया है, और सबसे कम परफॉर्म करने वाली स्टेट है आपकी उत्तर प्रदेश। हालांकि उत्तर प्रदेश में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ये बॉटम पे ही रैंक्ड है। इसके अलावा दूसरे और तीसरे स्थान पे रहा है आपका तमिलनाडु और तेलंगाना। अगर छोटी स्टेट्स की बात की जाए तो मिजोरम ने इसमें टॉप किया है और नागालैंड ने सबसे बुरा परफॉर्म किया है। इन सब के अलावा यूटीज के लिए अलग से रैंकिंग की गई है, जहां पर दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव पहले स्थान पे रही है, और अंडमान एंड निकोबार सबसे निचले स्थान पे रही है। अब अगर बात की जाए इस इंडेक्स को डेवलप करने के लिए हम 24 इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। पहला है आपका हेल्थ आउटकम। यहां पे आप न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और सेक्स रेशियो एट बर्थ टाइम को काउंट करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपका गवर्नेंस, जिसके अंडर हम देखते हैं कि कितनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। उसके अलावा अगर जो आपके सीनियर हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो अपनी की पोस्ट को कितने लंबे समय तक होल्ड कर पा रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट है जिसके अंडर हम इसे सब कैटेगराइज करते हैं, दैट इज की इनपुट। यहां पे हम देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह से बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट के अंडर। उसके अलावा किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए। अब इन सभी पैमानों पे हम वेरियस स्टेट्स का आंकलन करते हैं, मतलब किस स्टेट ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया एक सेक्टर के अंडर, फिर दूसरे, तीसरे, और फिर हम एक कंपोजिट रैंकिंग तैयार करते हैं। अब 100 में से अगर बात की जाए तो लगभग 82.2% स्कोर किया है आपके केरला ने। तमिलनाडु की बात की जाए तो 72.42 और तेलंगाना ने 69.96 स्कोर किया है। अब बात की जाए सबसे कम परफॉर्म करने वाली स्टेट की, यूपी का स्कोर रहा है महज 30.5। उसके अलावा बिहार 31
और मध्य प्रदेश 36.72। अब यहाँ पे पहले की तुलना में देखा जाए तो यूपी ने इम्प्रूवमेंट तो की है, लेकिन अभी भी ये इम्प्रूवमेंट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि ये निचले स्तर से ऊपर उठ सके। अब ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब जैसे बिहार का भी स्कोर इम्प्रूव हुआ है और मध्य प्रदेश का भी स्कोर इम्प्रूव हुआ है। आइए अब जानते हैं कि भारत में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतनी बुरी अवस्था में क्यों है। देखिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस पॉपुलेशन की हेल्थ केयर सेक्टर की नीड को फुलफिल कर पाना अभी के लिए सरकार के बस में नहीं है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी रही है। आप जनरली देखेंगे जो आपके हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं ये या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपको बड़ी सिटीज़ में ही ज़्यादा अच्छे से दिखते हैं। वेराज अगर बात की जाए छोटे शहरों की और गाँव की, यहाँ पे आपको हेल्थ केयर सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं मिलता है। प्रॉब्लम यही है कि अगर हमारा हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो तो इससे हमारी हेल्थ आउटकम और बेहतर हो सकती है। तीसरा पॉइंट है हमारा रूरल और अर्बन एरिया में डिस्पैरिटी का। अब मैंने ये बात आपको पिछले पॉइंट में भी समझाई थी, लेकिन इसे मैं इकोनॉमी के एंगल से एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए, अर्बन एरिया में लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, जिसकी वजह से ये जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जनरली इन्हीं एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। वेराज बात की जाए रूरल एरिया की तो यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता और इस वजह से जो आपके हॉस्पिटल्स हैं ये रूरल एरिया में फंक्शन नहीं करते क्योंकि इन्हें वहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखता। उसके अलावा भारत में इंश्योरेंस सेक्टर भी इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, मतलब लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि लोगों को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। अब अगर वो अपनी जेब में से ये खर्चा करेंगे तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो पॉवर्टी के शिकार हो जाते हैं। अब अगर उनकी जेब में जितना पैसा था वो इलाज में लगा चुके हैं तो अब उनके खाने के भी दिक्कत हो जाएगी। अब जब वो ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं तो इस माया जाल से यानी पॉवर्टी के इस जंजाल से उनके लिए निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से वो ना तो न्यूट्रिशियस फूड खा पाते हैं और ना ही अपनी हेल्थ का बराबर से ध्यान रख पाते हैं और इसकी वजह से उनकी हेल्थ और ज़्यादा डिटेरियोरेट होने लग जाती है और इसी वजह से इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। उसके अलावा इस सेक्टर में काफ़ी माल प्रैक्टिसेस भी देखी जाती हैं। जैसे आपको कई बार सुनने को मिलता है किसी शहर में कई झोला छाप डॉक्टर पकड़े गए। इसके अलावा आपने नकली दवाइयों के बारे में भी सुना होगा। आइए अब जानते हैं कि इन परेशानियों से हम कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि गवर्नमेंट को फंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। हमें ज़रूरत है कि हम ऑलमोस्ट 2.5% इन्वेस्ट करें हेल्थ केयर सेक्टर में जीडीपी के शेयर का। उसके अलावा भारत को प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को बीमार होने के बाद हम शायद उतनी सुविधाएं ना दे पाएं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि लोग कम से कम बीमार पड़ें। अब इसके लिए आपको लोगों के बीच में बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा। अब ये चेंज एक रात में तो आ नहीं सकता, इसके लिए हमें लगातार एफर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी ये माना है कि भारत में लगभग कई लोग जो बीमारी से ग्रसित हो सकते थे उनकी जान बचाई गई है इस स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू। तो ऐसे ही सोसाइटल और बिहेवियरल चेंज हमें और लाने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, ताकि हम ये जो स्क्रूड रेशियो है, मतलब ये जो हमारे यहाँ पे 45 डॉक्टर ही मिल रहे हैं पर लाख सिटीजन्स में, तो इसको हम इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा हमें इन्वेस्ट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटी है कि बड़े हॉस्पिटल सिर्फ हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलते हैं या सिटीज़ में मिलते हैं, अब इस रीजनल डिस्पैरिटी को भी खत्म करने का समय आ चुका है, ताकि लोगों का आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है मेडिकल पे या हेल्थ केयर सेक्टर पे हम उसे मिनिमाइज कर सकें। उसके अलावा हमें प्रमोट करना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अभी वन साइज फिट ऑल पॉलिसी अपनाते हैं, मतलब एक पॉलिसी बनाई सेंटर ने वो सभी स्टेट्स पे लागू होती है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें रीजन टू रीजन जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है उनको कैटर करना चाहिए, ताकि हम अपने हेल्थ केयर सेक्टर को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा हमें फोकस करना चाहिए हिडन हंगर पे भी। अब ये हिडन हंगर क्या होता है?
देखिए, खाना तो हम सभी खाते हैं, बट उसमें कितना न्यूट्रिशन है इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अब यही कहलाती है आपकी हिडन हंगर। अब अगर हम अच्छे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर पाएंगे अपनी जनसंख्या को, तो इससे हम उनमें माल न्यूट्रिशन की कमी को दूर कर सकते हैं और इससे लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव होगा और एक तरह से हम प्रिवेंटिव केयर को और अच्छे से बूस्ट कर पाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड स्कीम्स के बारे में। सबसे पहली स्कीम है आपकी जननी सुरक्षा योजना। यहाँ पे हम इंप्रूव करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को। साथ के साथ दूसरी स्कीम में हम ना केवल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को अर्ली चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब इसके बाद जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता, तो उनके लिए एक स्कीम आई थी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन यानी माँ। इसके अलावा बच्चों में टीकाकरण को बढ़ाने के लिए हम इंद्रधनुष योजना लेके आए थे और ऐसे ही कई और स्कीम है, जैसे मैटरनिटी रूम्स में इन्फेक्शंस और अदर डिजीज को रोकने के लिए हम लक्ष्य स्कीम लेके आए थे। उसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये दोनों भी आपके बच्चों से ही डील करते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जहां पर गवर्नमेंट फोकस करती है हेल्थ केयर को इंप्रूव करने की। पहली है आपकी राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। अब इस स्कीम में क्या होता है कि जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और उनको कोई डेडली डिजीज है, तो गवर्नमेंट उनके इलाज के लिए यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करता है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए मिशन मधुमेह, नेशनल हेल्थ मिशन, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए हमने प्रोग्राम अपनाया हुआ है और मलेरिया, डेंगू, HIV, इन सब से निपटने के लिए हमने कई और प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोग्राम को मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारा दोष सिर्फ गवर्नमेंट पे डालना ठीक नहीं होगा। हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी सेहत का खुद भी ध्यान रखें, जहाँ पे ना केवल हम न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर फोकस करें, बल्कि प्रिवेंटिव केयर के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। इसके अलावा हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम अपने आसपास के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रख सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।